नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। चर्चा एक बार करेंगे फिर से बिहार की सियासत के बारे में। बिहार में जिस तरह से एक और बड़ा खेल होता हुआ नजर आया, वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जो महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं, तेजस्वी यादव का वह हाथ थाम चुके हैं। बीते कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तेजस्वी यादव मुकेश सहनी ने, और साफ तौर पर खुलकर तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी थी। सबसे पहले आपको तेजस्वी यादव का वो बयान सुना देते हैं कि आखिरकार मुकेश सहनी को लेकर वह क्या कुछ कहते हुए नजर आए। देखिए जरा। तो आज बेहद खुशी है कि मुकेश सहनी जी ने आज महागठबंधन जो है उसमें शामिल हुए हैं, और हम सब लोग, पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार, सभी हमारे महागठबंधन के सभी साथी, इनका हम लोग स्वागत करते हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज शामिल हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले महागठबंधन में हम लोगों ने सीटों का ऐलान कर दिया है। सीटें बता दी गई है, कौन सा सीट कांग्रेस के खाते में गया और कौन सी सीटें जो है लेफ्ट पार्टियों के खाते में गई, और कौन कौन लोग कितने कितने सीटों पर लड़ेगा। तो आज मुकेश सहनी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है बिहार के हित के लिए, संविधान और लोकतंत्र आरक्षण को बचाने के लिए। तो हम लोग इनका स्वागत करते हैं, और साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि इनको साथ लेकर के हम चलने का काम करें और इनको भी सम्मान दें। तो उसी तर्ज पर, जैसा आप लोगों के जानकारी में है, जैसा महागठबंधन ने ऐलान किया था इसी जगह पे कि 26 सीटें जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। तो हम राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश सहनी जी को, हमारे पार्टी का निर्णय हुआ है, पार्टी का निर्णय हुआ कि 3 सीटें जो है वो मुकेश सहनी जी को दी जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्णय है, और वो 3 सीटें, पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है, और तीसरा जो है मोतिहारी सीट जो है। ये फैसला हुआ है कि ये 3 सीटों पर मुकेश सहनी जी की पार्टी चुनाव लड़े। भले ही अलग पार्टी हो, लेकिन हम साफ तौर पर तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के लिए अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, स्वागत करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में अब यहाँ पर एक बेहद बड़ा सियासी फायदा जो मिलने वाला है तेजस्वी यादव को, क्या वाकई में मुकेश सहनी वो सियासी फायदा दे पाएंगे? 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर ही वह चुनाव लड़ते हुए नजर आए, लेकिन तीनों ही सीटों पर उस पार्टी ने हार का सामना किया। लेकिन अब एक बार फिर से 3 लोकसभा सीटें मुकेश सहनी के खेमे को मिल चुकी हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या वह जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं? देखिए, बिल्कुल राजनीति में कई बार फैसले जो हैं वो कह सकते हैं कि मौके की जो नज़ाकत होती है उसको देखकर लिए जाते हैं। और जाहिर बात है कि जिस तरह से मुकेश सहनी लगातार इस फिराक में थे कि भी किसी तरह से जो है एनडीए का साथ उनको मिलता हुआ नजर आया, दिल्ली के चक्कर भी लगाते हुए दिखाई पड़े, लेकिन जब बीजेपी की लिस्ट सामने आती है, एनडीए की लिस्ट सामने आती है, उसमें मुकेश सहनी का जिक्र नहीं होता। उनको एक भी सीट बीजेपी ने नहीं दी। उसके बाद नींद से जागते हैं एक तरीके से मुकेश सहनी और कहते हैं कि भाई, अगर एनडीए ने मुझे कोई सीट नहीं दी है तो मेरे पास बहुत सारे विकल्प हैं। और उस समय ऐसा लगा कि शायद वो इंडिया गठबंधन की तरफ में आते हुए नजर आ जाएं, लेकिन उसके बाद उनके कह सकते हैं कि जिस तरह से वो उस समय मुकाबले हो रहे थे, उस समय उनकी स्थिति बिल्कुल एकदम मंद पड़ जाती है। वो कोई बयानबाजी नहीं करते, चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कांग्रेस और आरजेडी की सीटों का बंटवारा होता है, उसके बाद जो 26 सीटों पर आरजेडी को लड़ने के लिए बोला जाता है और 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा 5 सीटें जो वाम दल की पार्टियां हैं उनको दी जाती हैं। तो ऐसे में लगा यही कि मुकेश सहनी अब इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह से
जो खबरें निकल कर सामने आई, कल जिस तरह से कह सकते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया कि जो मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी है वो इंडिया गठबंधन में न सिर्फ शामिल हुई है बल्कि 3 अहम सीटें हैं, वो गोपालगंज की सीट है, मोतिहारी की सीट है और एक झांझरपुर की सीट है। उन तीनों ही सीटों पर वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपने जो बात कही कि उनके आने से कितना फर्क पड़ेगा, देखिए एक एक कड़ी जोड़कर ही जंजीर बनती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मुकेश सहनी अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उनको फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो मुकेश सहनी उनको सन ऑफ मल्लाह कहा जाता है। उनके हक में काफ़ी वो वोट हैं, काफ़ी जो कह सकते हैं कि एक बड़ा वो वोट बैंक है। 3-4 विधायक भी उनके थे जो बीजेपी में चले गए, तो ये कहना कि उनके पास में वोट बैंक नहीं है, मेरे ख्याल से बात निर्धार होगी। लेकिन हाँ, उतनी मात्रा में नहीं है कि वो अकेले दम पर लोकसभा चुनाव जीत पाए। लेकिन अगर उनको आरजेडी कांग्रेस पार्टी का साथ मिला है तो जाहिर बात है कि जो 3 सीटें उनके हिस्से में आई हैं और इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन की सीटें हैं वहां पर वो प्रभाव डाल सकते हैं और बीजेपी के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। देखिए, बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल तो खड़ी करते हुए नजर आ ही रहे मुकेश सहनी, और साफ तौर पर बीजेपी पर वह तंज कसते हुए भी नजर आ रहे हैं। जब इस गठबंधन का वह हिस्सा बने तो वह बीजेपी को किस तरह से चुनौती दे रहे हैं, और साफ तौर पर 40 लोकसभा सीटें जो बिहार में हैं उन सीटों पर जीत हासिल करने का वह दावा भी कर रहे हैं। सुनिए जरा मुकेश सहनी आखिरकार क्या कुछ कहते हुए नजर आए। देखिए, 2 भाई में आपस में नोकझोंक होता है और हम लोगों को उस समय में जो हुआ वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं था, ना ही हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी के लिए भी अच्छा था, और उससे हमें भी नुकसान हुआ और महागठबंधन का भी नुकसान हुआ था। खैर, वो बात हो चुका है, बीत गया है। उस समय में तो सिर्फ हमारा नंबर नहीं घोषणा हुआ, इसके लिए हमने थोड़ा सा कह सकते कि क्रोध प्रकट हमने कर दिया था। लेकिन आप कल्पना कीजिए, जिन्होंने हमारे सीने में खंजर भोंका, जिन्होंने हमारे विधायक को ले लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, वो अब जरूरी है कि उसको जवाब देने का, उनसे बदला लेने का। और आने वाला समय में जब 2 भाई है, घर है, परिवार है, तो छोटा मोटा नोकझोंक हुआ, उसको हम लोग अभी आने वाले समय में उसको दूर करेंगे। एक मिनट, ऐसे कोई सवाल नहीं होगा ना भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी नहीं होगा तेजस्वी यादव से, अब एक साथ आप रहेंगे? निश्चित तौर पे एक साथ रहेंगे। हम वो नीतीश जी के जैसे नहीं कहेंगे कि मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर कहीं नहीं जाएंगे। हम साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे और आगे वो समय आएगा, आप लोगों को जानकारी दे दिया जाएगा। पार्टी फोरम पे इस पे चर्चा होगा, कौन सा सीट पर किसको लड़ाना है, कौन पार्टी के पदाधिकारी लड़ेंगे। और हम लोग पिछड़ा समाज के लोग हैं, निश्चित तौर पे हम लोग चुनाव मैदान में हम 40 से 40 सीट जीतने के लिए आए हैं और मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। मुकेश सहनी ने जिस तरह से यहाँ पर एक दावा किया है, इस दावे पर वह कितना खरे उतर पाएंगे ये तो वक्त के साथ साथ जानेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि मुकेश सहनी इस गठबंधन का हिस्सा तो बन गए, लेकिन इस गठबंधन में आकर मुकेश सहनी को कितना बड़ा फायदा मिल रहा है। सवाल यहाँ पर अब उठता है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में मुकेश सहनी ने अब यहाँ पर एक बड़ी बात छेड़ दी है कि तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे विधानसभा चुनाव में यदि हमारी जीत हो जाती है, और उप मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। 2020 में ऐसा हो सकता था कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनते और मैं उप मुख्यमंत्री बनता, लेकिन एक बार फिर से वह कह रहे हैं कि मैं इस बार पक्का उप मुख्यमंत्री बन ही जाऊंगा अगर यहाँ पर हमारी जीत हो जाती है। क्या वाकई में मुकेश सहनी ही उप मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या कांग्रेस ऐसा होने दे सकती है? देखिए, बिल्कुल प्रांशी जी, राजनीति में कुछ भी कह सकते हैं कि जो बोला जाता है वो हमेशा होगा, पूरा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पल पल यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बदल जाती हैं, पल पल जो लोग हैं वो बदल जाते हैं, पल पल उनके बयान बदल जाते हैं, पल पल यहाँ पर दल बदल जाते हैं। तो ये तयशुदा नहीं कह सकते कि भाई मुकेश सहनी आने वाले चुनाव तक क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी आरजेडी साथ में चलेगी। क्योंकि यहाँ पर भी जो हम देख रहे हैं कि बीते दिनों की अगर बात करें तो 4-5 बड़े दिग्गज चेहरे कांग्रेस पार्टी की वो दूसरी जगह चले जाते हैं और जो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि कुछ भी हो
हो जाए वो कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर राजनीति कह सकते हैं जिस तरह से नजर आती है वो ये दिखाई पड़ती है कि अपने फायदे के लिए, अपने कह सकते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए जो नेता हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो किसी भी कीमत पर कोई भी सौदा कर सकते हैं। यही बात हो रही है कि देखिए 2025 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लोकसभा चुनाव में कितना इम्पैक्टफुल होगा ये गठबंधन, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि 2025 का चुनाव में क्या ये सब लोग साथ जाने वाले हैं और क्या उसके बाद भी ये गठबंधन बदस्तूर वैसे ही रहने वाला है या फिर इनके अंदर भी कोई तिफरका पड़ता हुआ नजर आता है। क्योंकि गठबंधन शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता आपने देखा कि जयंत चौधरी सपा से अलग हो जाते हैं, ओपी राजभर अलग हो जाते हैं, तमाम बड़े बड़े चेहरे, पल्लवी पटेल अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये कहना कि हमेशा तक वो साथ रहेंगे मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि चाहे वो मांझी हो, चाहे पशुपति पारस हो, चिराग पासवान हो या तमाम सारे दल हों, सब अपने अपना मौका देखकर अपने अपनी जो राजनीतिक जो स्थिति होती है उसका लाभ लेने के लिए कई बार गठबंधन करते भी हैं और तोड़ते भी हैं। लेकिन हाँ ये जरूर कहा जाएगा कि अगर मुकेश सहनी अगर जो इंडिया गठबंधन में इस समय आए हैं तो लोकसभा चुनावों में जरूर उनका जो वोट परसेंट जो इंडिया गठबंधन को मिलेगा वो सीटों के ऊपर इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। अब ये कितना फायदा करेगा ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ मुकेश सहनी का आना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी मुश्किलों में लाने वाला हो सकता है। वाकई बीजेपी के लिए यहाँ पर मुश्किलों भरा तो हो सकता है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि उप मुख्यमंत्री बनने की बात कह रहे हैं मुकेश सहनी, लेकिन क्या इतना आसान होगा? आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर यही बनता है अमन जी कि आखिरकार बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री पद के लिए उस वक्त कौन होगा? क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो बीजेपी में तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे रखे हुए हैं। जैसे कि सम्राट चौधरी की बात कर ली जाए, उनके पिता कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनते हुए भी देखे जाएंगे। नीतीश कुमार को अगर पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया जाए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि एक बोझ की तरह इस पद को लेकर अब वह चल रहे हैं, वह मुख्यमंत्री पद पर अब वह रहना ही नहीं चाहते। तो आने वाले दिनों में अगर मुख्यमंत्री पद के लिए सम्राट चौधरी आगे हो जाते हैं तो उप मुख्यमंत्री कौन हो सकता है बीजेपी की तरफ से? देखिए अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो खुद भी कहते हैं कि अब जो मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से होना चाहिए, तो क्या यहाँ पर सम्राट चौधरी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और क्या आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या जेडीयू का साथ बीजेपी छोड़ती हुई नजर आए? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है वो अपने आप को मजबूत करने के लिए तमाम तरह से जो विधायक है उनको तोड़कर अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा कि बीते दिनों ही 6-7 चेहरे ऐसे रहे जो बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए खुद को मजबूत करे, तैयार करे। क्योंकि अगर 116-17 के आसपास विधायक उनके पास रहे तो 122 स्टेज का जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का, वो उसको आसानी से पार कर सकते हैं। और यही कहीं ना कहीं मंशा है बीजेपी की कि खुद को 100 के पार लेकर जाना, ताकि उनकी जो कह सकते हैं मजबूती है वो बिहार के अंदर बनी रहे। और जो सीएम बनने की लालसा उनकी है कि हमारी पार्टी से कोई सीएम होना चाहिए, वो उस स्थिति में बन सकता है। लेकिन अगर बीजेपी 100 के अंदर में रहती है, यानी 70-80 के आसपास रहती है, तो एक बार फिर जेडीयू 30-40-50 के आसपास आती है और वो नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। यही बात है कि बीजेपी ये सोच रही है कि अपने दम पर आया जाए ताकि मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का बनाया जाए। वाकई अब यही देखना होगा कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर नहीं। 3 सीटें राजद ने अपने कोटे से उन्हें दे दी हैं और इन तीनों ही सीटों पर क्या वह जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।